आप सभी को मेरा सुप्रभात। वर्ष 2024 का त्रैमासिक परीक्षा जिला महासमुंद का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें क्लास 12 का फिजिक्स एग्ज़ाम भी पूर्ण हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आइए हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उसका आंसर क्या क्या होगा। तो सबसे पहला प्रश्न था, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है। पहला प्रश्न क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ये 1 नंबर का प्रश्न था। इस प्रश्न में विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का कथन लिखना है। कथन है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, आवेश को किससे दर्शाते हैं, आवेश को दर्शाते हैं कैपिटल क्यू, कुल मात्रा के रूप में दर्शा रहे हैं। आवेश की कुल मात्रा कैपिटल क्यू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज के रूप में होती है। यहाँ पर Q चालक पर आवेश की मात्रा है और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है और हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। साथ ही साथ यहाँ पर n का प्रयोग किया गया है। n पूर्ण संख्या है, n क्या है, पूर्ण संख्या है और हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डैश 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 होता है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न था। हम 1 नंबर के प्रश्न में ऊपर का डेफिनेशन ही लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाता है। यदि उसका फार्मूला भी लिख देते हैं विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का, Q बराबर प्लस माइनस NE, तो ये सो फार गुड होगा। दूसरा प्रश्न है, 1 कूलाम और 1 एम्पियर के बीच क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q/T और I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पियर और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम के Q की जगह पे 1 कूलाम लिख लिए। T समय है, समय की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड। तो ये 1 कूलाम और 1 एम्पियर के बीच क्या है, संबंध है। इतना यदि हम लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश कितने बल का अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश कितने बल का अनुभव करता है। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ, F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा। ये कौन सा बल का फार्मूला है, ये है लॉरेंज बल का फार्मूला है। कौन से बल का, लॉरेंज बल। इसमें बोल रहा है कि आवेश स्थिर है, तो यहाँ पर V की जगह हम क्या रखेंगे, विरामावस्था में है इसलिए 0 रखेंगे। तो यहाँ पर F का मान क्या आएगा, 0 आएगा। V की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो F की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पर स्थिर आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, बल 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, एकांक ध्रुव को परिभाषित करना है। तो हमने
कूलाम का नियम पढ़ा है, F बराबर 10⁻⁻7 m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यह हमने पढ़ा है कूलाम के नियम से दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल। यदि हम इसमें कंडीशन रख देते हैं, यदि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m और साथ में d के जगह पे 1 मीटर रख देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, F का मान मिलेगा 10⁻7 न्यूटन। क्या मिलेगा, F का मान 10⁻7 न्यूटन। तो इन कंडीशन को लेकर के हम लोगों को क्या करना है, एकांक ध्रुव को परिभाषित करना है। यदि हम ये कंडीशन नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट हम परिभाषा लिखते हैं, तो भी 1 नंबर हमें मिल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक ध्रुव को क्या कहते हैं, एकांक ध्रुव कहते हैं। केवल डेफिनेशन लिखने से हम लोगों को 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहां पर यह वाला बिंदु ए है परिपथ में और यह वाला बिंदु क्या है, बी है। क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो यहां पर धारिता ज्ञात करने के लिए 4 संधारित्र जोड़े गए हैं। मैं संधारित्र को C1, C2, C3 और C4 मान लेता हूं। क्या कर लिया, जो परिपथ में ए और बी के बीच 4 संधारित्र जुड़े हैं उसका मैंने क्या कर दिया, नाम रख दिया C1, C2, C3 और C4। तो यहां पर ये देखो C2 और C3 कौन से क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों को समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए C2 व C3 की तुल्य धारिता, किसकी, C2 व C3 की तुल्य धारिता, किनका किनका, C2 व C3 की तुल्य धारिता C डैश हो तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3। तो C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, C2 का मान है, C3 का मान है 2 माइक्रोफैरड, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये इन दोनों का जो तुल्य प्राप्त हुआ, किसका, ये देख लो C2 और C3 का जो तुल्य प्राप्त हुआ वो 4 माइक्रोफैरड है। इधर जुड़ा हुआ है फिर C1, ये 2 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ पर फिर एक जुड़ा हुआ है C4 जुड़ा हुआ है, ये भी कितना है, 2 माइक्रोफैरड का है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तीनों देख लो, ये जो तुल्य धारिता हम निकाले हैं C2 और C3 का कितना आया है, 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर फिर लिखेंगे C1, C डैश व C4, C1, C डैश, C4 तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और हम लोगों को पता है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो तुल्य धारिता किसका किसका, C1, C डैश और C4 का तुल्य धारिता C हो तो क्या हो, C हो तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश और प्लस 1/C4। वैल्यू रखेंगे 1/C1, C1 का मान 2, 1/C डैश का मान 4 प्लस 1/C4 का मान कितना है, 2। इसको हल करेंगे तो 2 4 2 का LCM आएगा 4, ये 2 दूनी तो ये 2 एकम हो जाएगा, ये 4 एकम हो जाएगा और ये 2 दूनी तो 2 1 3, 2
5, 5/4, ये 1/c का मान है। c का मान आ जाएगा, अपोजिट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/5 माइक्रो फैरड। तो यहाँ पर c का मान कितना मिल गया? 4/5 माइक्रो फैरड। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न चित्र में कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित किया गया है। प्रतिरोध का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रंगों का जो बैंड है उस रंग के नाम दिए गए हैं। पहला बैंड जो है पीले रंग का है, दूसरा बैंड बैंगनी, तीसरा भूरा और चौथा सुनहरे रंग का है। तो यहाँ पर इसमें जो रंग दिए गए हैं उसके अंक निर्धारित हैं। इसमें दिए गए रंगों के निर्धारित अंक, रंगों के निर्धारित अंक है। तो सबसे पहला जो बैंड है, पहला बैंड है कौन सा? पीला रंग। पीला रंग के लिए निर्धारित अंक होता है 4। दूसरा बैंड है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के लिए निर्धारित अंक होता है 7। और तीसरा जो बैंड है भूरे रंग का है। भूरा रंग के लिए निर्धारित अंक होता है 1। चौथा बैंड जो है वो सुनहरा है। चौथा बैंड ये प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है और चौथा बैंड के लिए प्रतिशत त्रुटि होता है ±5%। तो पहला बैंड ये दहाई को प्रदर्शित करेगा 4, दूसरा बैंड इकाई को 7 और तीसरा जो बैंड है 1 जिसका निर्धारित अंक है ये घात को प्रदर्शित करेगा 10 का घात 1। फिर ओम प्लस माइनस जो प्रतिशत त्रुटि है उसको लिखना है, कितना है? 5%। तो यहाँ पर 47 इंटू 10⁻1, 10⁻1 मतलब 10, 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 ओम प्लस माइनस 5% त्रुटि। तो ये जो कार्बन प्रतिरोधक दिया गया था उसका उचित प्रतिरोध है। इतना यदि हम लिखते हैं तो भी हम लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो हम लोगों को पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, 3 चीज लेना है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तर्जनी अंगूठे के लंबवत हो, तर्जनी मध्यमा के लंबवत हो और अंगूठा और मध्यमा भी परस्पर क्या हो? लंबवत हो। अब यदि तर्जनी ये वाला है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। मध्यमा ये आवेशित कण के वेग की दिशा को प्रदर्शित करें। किसकी दिशा को? आवेशित कण के वेग या गति की दिशा को प्रदर्शित करें। तो लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा उसकी दिशा किधर होगी? अंगूठे की दिशा में होगी। यदि हम ये शब्द लिख देते हैं, चित्र नहीं भी बनाएंगे तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, क्या करती हैं? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करता है? ये स्पर्श रेखा करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। किसको प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जो कि
दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगी। जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं हो सकती है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं हो सकती है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो वो लाइन ऐड करना पड़ेगा। यदि हम इतना लिखते हैं तो इसमें भी हम लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में दो अंतर लिखिए। तो हमने पढ़ा है स्वप्रेरण, इसमें एक कुंडली होती है। स्वप्रेरण की घटना के लिए कितनी कुंडली की आवश्यकता है? एक कुंडली की आवश्यकता है, ठीक है। और अन्योन्य प्रेरण की घटना में इसमें दो कुंडली की आवश्यकता होती है। अन्योन्य प्रेरण की घटना में कितनी कुंडली की आवश्यकता होती है? इसमें दो कुंडली की आवश्यकता होती है। और ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिख लेते हैं, इसमें उत्पन्न प्रेरित धारा, किसमें? स्वप्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को क्या करता है? परिवर्तित करता है। मुख्य धारा के मान को परिवर्तित करता है। और कैसे परिवर्तित करता है? परिवर्तित करता है लेंज के नियम के अनुसार परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है? लेंज के नियम के अनुसार। यहां पर लिखना है, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को परिवर्तित नहीं करता है। क्यों परिवर्तित नहीं करता है? इसलिए परिवर्तित नहीं करता है कि प्रेरित धारा दूसरे कुंडली में उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा दूसरे कुंडली में उत्पन्न होता है, इसलिए अन्योन्य प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान में परिवर्तन नहीं करता है। तो ये दो अंतर हम यहाँ पर लिख लिए। ये सबसे सरल अंतर था। चाहो तो आप इसके अलावा और भी अंतर लिख सकते हो। स्वप्रेरण की परिभाषा, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिख सकते हो। इसमें दो अंतर लिखा है, तो दो अंतर हम जो सबसे सरल है उसको लिए हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या करना है? सूत्र का निगमन करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो यहां पर ध्यान देंगे, एक अपने पास सेल है। सेल, ये सेल का संकेत चिन्ह है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। और इसको बाह्य प्रतिरोध R के साथ, कैपिटल R के साथ जोड़ा गया है, जिससे परिपथ में क्या होता है? I धारा प्रवाहित होती है। यदि हम ये मान लें कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है? V है, ये भी मान लेते हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V हो, क्या हो? कैपिटल V हो, तो यहां पर ओम के नियम से प्रयोग करेंगे। ओम के नियम का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है? ओम के नियम से ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपान R। मैं इसको लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं, यहां पर है सिर्फ विद्युत वाहक बल। किसका? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है। और कुल प्रतिरोध किसका? परिपथ का। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां पर परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में
प्रवाहित धारा, हम ये निकाल सकते हैं प्रवाहित धारा I। एक और फार्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध ये भी प्रवाहित धारा का सूत्र है। इस सूत्र में कुल विद्युत वाहक बल E रख देते हैं, साथ ही साथ कुल प्रतिरोध है R प्लस R। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का LHS इक्वल है। ये देख लो, ये I है, ये भी I है, तो RHS क्या होगा? इक्वल होगा RHS 1 का V बाई आर है और 2 का क्या है? E बाई आर प्लस आर। यहां से हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा, कितना मिलेगा? V का गुणा R से, कैपिटल R से वी आर, फिर V का गुणा स्मॉल r से स्मॉल r इंटू वी। यहाँ पर ये आ जाएगा कैपिटल R इंटू वी। वी आर इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ई। इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, यह आ जाएगा माइनस वी आर। वी आर इज इक्वल टू कैपिटल R को कॉमन निकाल लेते हैं, ई माइनस वी। स्मॉल r बराबर कैपिटल R ई माइनस वी, और ये वाले v को क्या करते हैं? पक्षांतर, तो ये बटे v हो जाएगा। स्मॉल r बराबर कैपिटल R ई बटे v लिख सकते हैं, फिर माइनस v बटा v लिख सकते हैं। ये आ जाएगा r बराबर कैपिटल R ई अपान v माइनस v अपान v, ये कैंसिल होगा, ये आएगा 1। तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला। यदि हम इतना भी लिखते हैं तो 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 नंबर पूरे प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत P बटा Q बराबर R बटा S का क्या करना है? निगमन करना है। तो व्हीटस्टोन सेतु के कथनानुसार यहां पर समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में के 4 भुजाओं में क्या करते हैं? 4 प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये देख लो, समांतर चतुर्भुज मैंने ले लिया और इसमें क्या किया? 4 प्रतिरोध मैंने जोड़ दिया, P Q R S, और इस समांतर चतुर्भुज का नाम दिए हैं A B C D। क्या नाम दिए हैं? A B C D के 4 भुजाओं में क्या किया मैंने? 4 प्रतिरोध जोड़ दिया। इसका एक विकर्ण है AC। विकर्ण AC के बीच हम क्या जोड़ते हैं? विकर्ण AC के बीच जोड़ते हैं एक सेल या बैटरी, साथ ही साथ एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक कुंजी K1 जोड़ा गया है। दूसरा विकर्ण BD के साथ एक हम जोड़ते हैं धारामापी G, और इसके साथ एक जोड़ते हैं कुंजी K2, और उसके बाद ये दूसरे विकर्ण में धारामापी और K2 को, कुंजी K2 जोड़ा गया है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, परिपथ में क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर हम प्रवाहित धारा का नाम लिखे हैं। प्रतिरोध P में प्रवाहित धारा IP, Q में प्रवाहित धारा IQ, और R में प्रवाहित धारा IR, S में प्रवाहित धारा IS, और धारामापी में प्रवाहित धारा IG। ये हमने शब्दों में दर्शा दिया है कि किस प्रकार समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध को जोड़े हैं, और उसके एक विकर्ण में एक सेल और कुंजी K1 जोड़ा गया है। दूसरे विकर्ण में जोड़ा गया है एक धारामापी और कुंजी K2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। किस नियम से?
किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है किरचॉफ का? बिंदु पर आने वाली धारा और बिंदु से बाहर जाने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। तो बिंदु बी पर आने वाली धारा केवल एक है आईपी, और बाहर जाने वाली धारा ये आई जी, और ये हो गया आई क्यू। सबका बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इसमें फिर कंडीशन लेते हैं, अंदर आने वाली धारा जो आईपी है ये धनात्मक लेते हैं, और जो बाहर जाता है आईजी और आईक्यू बाहर जा रहा है तो इसको क्या लेते हैं हम? ऋणात्मक लेते हैं। ये किरचॉफ के प्रथम नियम से। यहां पर सेतु संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में? सेतु संतुलन की स्थिति में। और सेतु संतुलन की स्थिति कब कहलाती है? व्हीटस्टोन सेतु में। तब जब धारामापी में क्या हो? प्रवाहित धारा क्या हो? जीरो हो। तो इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं? जीरो रख देते हैं। तो यहां पर मिलेगा आई पी, और ये माइनस आई क्यू को पक्षांतर करेंगे तो प्लस आई क्यू। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी क्रम में बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किस पर? बिंदु डी पर। बिंदु डी पर अंदर आने वाली धारा आई आर, आई एस और आई जी, तीन धारा है। आई आर प्लस आई एस और प्लस आई जी, तीन धारा बिंदु डी से प्रवाहित हो रही है। लेकिन अंदर की ओर आ रही है आई आर, वो प्लस होगा, आई जी प्लस होगा, आई एस बाहर जा रहा है इसलिए आई एस क्या होगा? माइनस होगा। सेतु संतुलन की स्थिति में आई जी को क्या ले लेंगे? सेतु संतुलन की स्थिति में आई जी जीरो लेंगे, तो ये आ जाएगा आई आर बराबर कितना हो जाएगा? आई एस। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम बात करते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ, बंद परिपथ का मैं नाम लिख रहा हूं ए बी डी ए में। इसमें हम लिखाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम यहां पर तो सबसे पहले द्वितीय नियम किरचॉफ का ये होता है, ये देख लो, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहां पर सिग्मा ई जो होगा वो जीरो होगा। एक काम अपना आसान हो जाता है। क्यों जीरो होगा? क्योंकि बंद परिपथ ए बी डी ए में किसी भी प्रकार का विद्युत वाहक बल नहीं है। अब यहां पर तीन धारा है, आईपी, आईजी और आईआर। कितनी धारा है? आईपी, आईजी और आईआर। इनके संगत प्रतिरोधों का गुणा करना है। संगत प्रतिरोध इसका P है, इसका G है और इसका क्या है? R है। का बीजगणितीय योग ये प्लस, और कुल विद्युत वाहक बल उस परिपथ में कितना है? 0 है। फिर यहां पर ध्यान देना, एक क्रम में जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, विपरीत क्रम में जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम क्या करते हैं? ऋणात्मक। आईपी को क्रम माने तो धनात्मक, आईजी धनात्मक, आईआर का क्रम बदल गया है तो आईआर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब यहां पर सेतु संतुलन की स्थिति में ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा आई पी इंटू पी, माइनस वाले को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूं, आई आर इंटू आर। ये आ जाएगा अपना समीकरण नंबर 3। कितना मिल गया? समीकरण 3। अब इसके बाद दूसरा बंद परिपथ देखते हैं, बी सी डी बी। इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है और प्रवाहित धारा 3 है, आई क्यू, आई एस और आई जी। तो अगले पेज में देखते हैं बंद परिपथ, बंद परिपथ बी डी, बंद परिपथ कौन सा? बी सी डी बी। बंद परिपथ बी सी डी बी में, तो यहां पर
तीन धारा कौन कौन से प्रवाहित हैं? IQ, IS और IG। कौन कौन से हैं? IQ, IS और IG। विद्युत वाहक बल तो राइट साइड में 0 कर देता हूं। उस परिपथ में, बंद परिपथ BCDB में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है। इनका संगत प्रतिरोध IG, अच्छा ये IQ है, सॉरी ये क्या है? IQ, इसका प्रतिरोध Q, IS का S और IG का G। ये प्लस में हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ये देखते हैं, IQ को एक क्रम माने तो ठीक है, IS उलट गया है और IG उलट गया है, तो दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। IS भी माइनस और IG भी माइनस। ये IG 0 होगा संतुलन की स्थिति में, तो ये वाला पद को छोड़ देंगे। ये आ जाएगा IQ इंटू Q बराबर IS इंटू S। इसको क्या किए? इधर पक्षांतर कर दिए। ये मैं ले लेता हूं समीकरण 4। समीकरण 3 है कि 4 है? समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 जो है IP इंटू P और समीकरण 4 IQ इंटू Q। समीकरण 3 है IR इंटू R और समीकरण 4 है IS इंटू S। फिर ध्यान देना, IP इंटू P बटे IQ की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? IQ की जगह मैंने क्या लिखा? IP, क्योंकि समीकरण नंबर 1 आया है IP इज इक्वल टू IQ। उसके बाद IR इंटू R बटे IS की जगह भी मैंने क्या लिखा? IR। क्यों लिखा? क्योंकि समीकरण नंबर 2 आया है IR बराबर IS। ये IP कट जाएगा, IR कट जाएगा, ये आ जाएगा P बटा Q बराबर R बटा S। यदि हम इतना भी इसमें कैलकुलेट करके लिखते हैं तो हमें पर्याप्त नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। कौन से बल आघूर्ण का? याद होगा आप लोगों को, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। कौन सा? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो ध्यान देना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं? यदि हम उसके बल रेखा को समांतर खींच देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का रेखा चित्र हो जाता है। अब इस पे हम एक चुंबक रख देते हैं। मैंने एक चुंबक रख दिया, यहां पर चुंबक रखा SN। NS एक चुंबक है, दंड चुंबक, जिसको हमने यहां पर क्या कहा है? क्षण चुंबक भी कहा है। क्या कहा है? क्षण चुंबक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं। और ध्यान देना यहां पर, ये चुंबक जो है जिसकी प्रभावी लंबाई कितना माने हैं? 2L माने हैं, और इसका ध्रुव प्राबल्य कितना मान लिए हैं? M, प्रभावी लंबाई 2L। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण? थीटा कोण। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण N ध्रुव पर एक बल लगेगा M इंटू बी, और S ध्रुव पर एक बल लगेगा M इंटू बी। ये कहां से आया? हमने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है F अपान M। तो वहां से हमने F बराबर M इंटू बी ये लिख लिया। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B के कारण N व S ध्रुव पर समान परिमाण के बल, समान परिमाण के बल कितना? यहां पर मैं कोष्ठक में दर्शा देता हूं, MB कार्य करता है।
ठीक है। और दिशा कैसा है, दिशा n ध्रुव पर जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, s ध्रुव पर जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। दोनों बल की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों बल की दिशा विपरीत है। वह साथ ही क्रिया रेखा भी अलग है। दोनों बल की दिशा विपरीत, वह क्रिया रेखा क्या है, अलग है। ठीक है, क्रिया रेखा अलग कैसे है, पहला जो एम बी लगा है n ध्रुव पर उसकी क्रिया रेखा ये है, उसके बाद s ध्रुव पर जो बल लगा है उसकी क्रिया रेखा ये है। तो दोनों क्या है, क्रिया रेखा अलग अलग है और एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर जब समान परिमाण के दो बल लगते हैं, दिशा विपरीत होती है और क्रिया रेखा अलग होती है, तो दोनों बल मिलकर क्या करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। दोनों बल मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं और बल युग्म का निर्माण करने के पश्चात बल युग्म के कारण उस पर, किस पर, क्षण चुंबक पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। इसको दर्शाते हैं टाउ से बल आघूर्ण को। ये बल आघूर्ण क्या करता है, इस चुंबक को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। वो दो लाइन भी लिखना है जिसको मैं बता रहा हूँ। हमने पढ़ा है 11th में, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, किसके, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बल है m इंटू बी और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ से हम दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर बता देते हैं। ये s, ये n, ये मैं लिख लेता हूँ p। तो यहाँ पर एन पी जो है वो क्या होगा, दोनों बलों की, ये एक बल है, ये एक बल है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, एन पी होगा। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। यहां पर त्रिभुज एन एस पी, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एन एस पी। यहां पर मैं बताया हूं शब्दों में कि जो दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा लेते हैं तो ये होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। एनपी बराबर क्या आएगा, एनपी बराबर आ जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो एन एस इंटू साइन थीटा। एन एस का मान है 2l, एन एस का मान कितना है, 2l है, ये देख लो, एन एस जो है कितना है, 2l है। तो यहाँ पर एनपी का मान यदि हम रख देते हैं 2l साइन थीटा, क्या रखते हैं, 2l साइन थीटा, तो टाउ बराबर आ जाएगा एम बी, यह आ जाएगा 2l साइन थीटा। इसके बाद टाउ बराबर, ध्यान देना यहाँ पर, 2ml, ये m, ये 2l को एक साथ लिख दिया। उसके बाद मैं लिखा b साइन थीटा। यहाँ पर 2ml क्या है, हमने पढ़ा है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M 2ml होता है, उसके जगह पे हम पुट कर दिए कैपिटल M। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ कैपिटल M जो है क्या है, 2ml क्या कहलाता है, ये कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। और 2ml के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। तो ये बल आघूर्ण अपने को प्राप्त हो गया, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इस फार्मूले का निगमन करने के लिए कहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भूचुंबकीय तत्वों को समझाइए। तो मैं यहां पर
जो भूचुंबकीय तत्व है, दो नाम लिखे हैं, पहला नाम है दिक्पात का कोण और दूसरा नाम है नमन कोण। तो सबसे पहले दिक्पात का कोण ये क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ डायग्राम लिया हूं। डायग्राम में ओ ए बी सी, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है चुंबकीय याम्योत्तर। क्या है ये? चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? ओ ए सी बी से दर्शाया गया है। और यहां पर जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा पीछे छिप गया है, किसके कारण? चुंबकीय याम्योत्तर के कारण। ओ डी ई बी ये है भौगोलिक याम्योत्तर। क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर। और हम जानते हैं दिक्पात का कोण क्या होता है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का न्यून कोण, के बीच का न्यून कोण ये कहलाता है दिक्पात का कोण। क्या कहलाता है? दिक्पात का कोण। इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल डी। यहां पर यदि दिक्पात का कोण दर्शाना चाहें तो ये वाला दिक्पात का कोण होगा कैपिटल डी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, किसके किसके बीच? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। और ये कोण हमेशा 90 अंश से कम होता है, इसलिए लिखा है यहां पर न्यून कोण। एक चीज इसमें एक लाइन और लिख देना कि दिक्पात का कोण स्थान बदलने पर इसका मान परिवर्तित होता है। स्थान परिवर्तित होने पर क्या होगा? स्थान परिवर्तित होने पर दिक्पात का कोण डी का मान क्या हो जाता है? डी भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो हम दिक्पात का कोण यहां पर मेजर करते हैं भारत में तो अलग आएगा, और दिक्पात का कोण यदि हम कनाडा में मेजर करेंगे तो वहां पर दिक्पात का कोण अलग आएगा, क्योंकि स्थान बदल गया। स्थान बदलने पर दिक्पात का कोण बदल जाता है। दूसरा है नमन कोण। नमन कोण के लिए फिर उसी डायग्राम में जाएंगे। नमन कोण को दर्शाते हैं थीटा से। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। तो नमन कोण के लिए ध्यान देना, पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है आई, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैं चुंबकीय क्षेत्र को शॉर्ट में लिख दिया की तीव्रता, इसको किससे दर्शाएं? आई। ये देख लो, पृथ्वी का जो क्षैतिज है एच, ये वाला ओ ए, इसके बीच जो कोण बनता है ये कहलाता है नमन कोण, या इसको नति कोण भी कहते हैं। तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी के क्षैतिज से जितना कोण अंतरित करता है, पृथ्वी के क्षैतिज से जितना कोण बनाता है उस कोण को क्या कहते हैं? उस कोण को नमन कोण कहते हैं। और उसको किससे दर्शाते हैं? थीटा से दर्शाते हैं। तो यदि हम इतना भी लिखते हैं और ये डायग्राम बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? पूरा नंबर अपने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है बायो-सेवार्ट का नियम लिखिए। तो बायो-सेवार्ट के नियम में एक चालक तार लेते हैं। हमने एक चालक तार ले लिया, इस चालक तार का नाम भी दे देते हैं एक्स वाई। इस चालक तार में प्रवाहित धारा आई है, जो तीर की दिशा लगा दिए। ठीक है, तीर की दिशा y से x लगाओ या x से y, वो अपने ऊपर है। अब जब चालक तार में धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं, चालक तार में एक अल्पांश ले लेते हैं
ए बी, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं चालक तार का। इस चालक तार के अल्पांश की लंबाई कितना मान लिए, dl। इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P स्थित है, जिस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अल्पांश AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला कथन है, तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। किसमें, जो चालक तार है उसमें जो प्रवाहित धारा है उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये आ जाएगा dB अनुक्रमानुपाती I। दूसरा है अल्पांश की लंबाई, अल्पांश हमने लिया है AB और उसकी लंबाई कितना माने हैं, कितना माने हैं जी, उसके अल्पांश की लंबाई कितना माने हैं, dl। तो अल्पांश की लंबाई dl के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा कथन है, ये जो अल्पांश है, अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश व अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, मिलाने वाली रेखा, अल्पांश और वो जो रेखा बिंदु P पर खींचे हैं, मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, चित्र में अभी हम दिखाए नहीं है, दिखा देता हूं, बीच का कोण। तो यहां पर जो बीच का कोण बना है ये अल्पांश AB और ये रेखा, इसके बीच का कोण थीटा मान लेते हैं। बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां पर ज्या, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा, क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो यह आ जाएगा dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये तीसरा कथन हो गया। चौथा कथन है, अल्पांश से बिंदु P की दूरी, ये भी हम नहीं लिखे हैं, अल्पांश से बिंदु P की दूरी ये हम मान लेते हैं स्मॉल r, क्या मान लिए, स्मॉल r मान लिए। अल्पांश से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, r के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब है r का वर्ग क्या होगा, हर में होगा, हर में होगा तो यह आ जाएगा dB अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो ये चार कथन बायो-सेवार्ट नियम का 1 2 3 4। यदि हम सभी कथनों को मिलाकर लिखें, क्या करें, सभी कथनों को मिलाकर लिखते हैं, सभी कथनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा dB अनुक्रमानुपाती आ जाएगा IDL साइन थीटा अपान r²। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक स्मॉल के मैं लगा देता हूँ, यह आ जाएगा IDL साइन थीटा अपान r²। अब बात आती है यहाँ पर जो हम एक नियतांक लगाए हैं, के एक नियतांक है, कौन सा नियतांक, अनुपातिक नियतांक है। और ये अनुपातिक नियतांक निर्भर करता है मापन की पद्धति पर। किस पे निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर मापन की पद्धति हम SI पद्धति की बात करते हैं। SI पद्धति में स्मॉल के जो यहाँ पर नियतांक लिए हैं इसका मान होता है μ0/4π। मात्रक यदि पता है तो लिख लेना, नहीं पता है तो मात्रक ही लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया संकेत चिन्ह आया है, क्या आया है, μ0, ये भी बताना पड़ेगा। जहाँ μ0 हवा या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, क्या है, हवा या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब हम
ये जो स्मॉल के का मान लिखे हैं कौन से पद्धति में, SI पद्धति में, इस के का मान यहाँ पर यदि हम रख दें तो डी बी बराबर आ जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वेयर। यही क्या कहलाता है, बायो-सेवार्ट का नियम कहलाता है। इतना भी यदि हम लिखते हैं तो पूर्ण नंबर अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, भंवर धारा क्या है और भंवर धारा से क्या हानियां हैं। तो भंवर धारा जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, जब हम चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो चालक में क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। कैसा उत्पन्न होगा, चालक में भंवर के समान प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चालक में भंवर के समान प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। ठीक है। अब ये भंवर जो जल में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न भंवर के समान, जल में उत्पन्न भंवर के समान चालक में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो चक्करदार होती है। जैसा भंवर क्या होता है, चक्करदार होता है, वैसे ही जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो भी क्या होती है, चक्करदार होती है, भंवर के समान। इसलिए इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसके बाद भंवर धारा से क्या हानियां हैं, भंवर धारा से क्या हानियां हैं। तो यहाँ पर भंवर धारा से हानि, क्या हानि है ये हम लोगों को लिखना है। तो भंवर धारा जब उत्पन्न होता है किसमें, जब क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होता है, किसके क्रोड में, ट्रांसफार्मर या प्रेरक कुंडली के क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है। और भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण, क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण क्रोड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्रोड गर्म हो जाता है। अब क्रोड गर्म हो गया, इसका मतलब है, गर्म होना का मतलब है उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होना। अब ये उष्मा ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उष्मा ऊर्जा जो क्रोड में विद्युत ऊर्जा थी वो किस में बदल गया, उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे भंवर धारा से क्या हानियां हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर प्रेरक कुंडली का क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्रोड गर्म हो जाता है। क्रोड के गर्म होने से विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होने लगती है, हानि होने लगती है। तो ये हानियां हैं, सिर्फ 2 लाइन का लिखना था। उसके बाद है भंवर धारा के उपयोग। भंवर धारा के उपयोग केवल हम लोगों को नाम बताना है। तो भंवर धारा का उपयोग हमने पढ़ा है, पहला है धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, धारामापी को रुद्धदोल बनाने में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा उपयोग है भंवर धारा का, प्रेरण भट्ठी में धातु को पिघलाने के लिए भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, प्रेरण भट्ठी में धातु पिघलाने के लिए भंवर धारा का उपयोग करते हैं। तो ये भंवर धारा के 2 उपयोग। और भी इसके उपयोग है, विद्युत ट्रेन को रोकने में प्रेरण मोटर में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। तो 4 उपयोग में से कोई भी 2 उपयोग आप लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 मूल्य आधारित प्रश्न है। मैं मूल्य आधारित प्रश्न को राइट साइड में ले आता हूं, ध्यान देंगे।
राइट साइड में मूल्य आधारित प्रश्न ओपन हो रहा है, ये आ गया। राइट साइड में मूल्य आधारित प्रश्न है, तो ध्यान देना इधर। मूल्य आधारित प्रश्न में दो प्रश्न हैं, ऊपर में है फिर अथवा करके नीचे में एक प्रश्न है, दोनों में से कोई एक प्रश्न अपने को हल करना था। यहां पर हम दोनों प्रश्न देखेंगे। तो यह प्रश्न क्रमांक 16 मैं यहां पर लिख लेता हूं, उत्तर क्रमांक 16। ऊपर वाला पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूं। वंदना कक्षा 12वीं की छात्रा थी। वह अपने सहपाठियों के साथ विज्ञान भ्रमण पर गई। वहां उसने धागे से लटके दोलन करते चुंबक को देखा। उसने पाया कि दोलन करते चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाते ही वह दोलन करना बंद कर देता है। इसका कारण वह समझ नहीं पाई। सहपाठियों से चर्चा करने लगी कि दोलन करते हुए धातु प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा या नहीं। दूसरे दिन सहपाठियों के साथ विज्ञान शिक्षक के पास गई। घटना के कारणों को ध्यानपूर्वक सुनकर प्रसन्न हुई। ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद इसके नीचे में दो प्रश्न हैं। पहला, दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों? उचित कारण दीजिए। तो क्यों रुकता है, क्या कारण है कि हम दोलन कर रहा है चुंबक, उसके नीचे हम क्या ले जा रहे हैं, धातु का प्लेट। तो कारण है चालक प्लेट पर भंवर धारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चालक प्लेट पर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और ये भंवर धारा जो है लेंज के नियमानुसार चुंबक के दोलन गति का विरोध करती है। क्या करती है? चुंबक के दोलन गति का विरोध करती है। इसलिए चुंबक क्या हो जाता है, दोलन गति करना बंद कर देता है। ठीक है, ये पहला प्रश्न का आंसर हुआ। धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के दो गुण लिखिए, ये दूसरा प्रश्न है। कौन सा धारा उत्पन्न हुआ है? भंवर धारा। और इस भंवर धारा के दो गुण बताने हैं। क्या बताने हैं? दो गुण। तो पहला गुण है, ये भंवर धारा अभी हमने इसके पहले प्रश्न में देखा, जल में उत्पन्न भंवर के समान क्या होती है, चक्करदार होती है। और दूसरा गुण हम लिख देते हैं, ये चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16वां का ऊपर वाला प्रश्न। अब हम देखते हैं नीचे वाले पैराग्राफ को। तो नीचे वाला पैराग्राफ, अरुण अपने दोस्तों के साथ रहने गया था। वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। उसके बाद प्रश्न पढ़ता हूं मैं। अरुण ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? तो यहाँ पर इसी का जो अथवा वाला भी जो पैराग्राफ पढ़े, इसमें दो प्रश्न हैं। पहला, अरुण ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया? तो ये सबसे पहले तो वो अपने दोस्तों को बताता है किस कारण से ट्रक पर जंजीर बंधी हुई है। तो इसका मतलब है उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच है। उसके अंदर क्या है? वैज्ञानिक सोच है। साथ ही साथ जिज्ञासा प्रवृत्ति की भी है, जानने की इच्छा भी है। तीसरा लिखना चाहे तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मूल्य यदि हम लिखते हैं अरुण के दो गुण तो सफिशिएंट है। दूसरा है प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है?
तो यहाँ पर हमने पढ़ा है जब चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है, जब चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब चालक में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 जो मूल्य आधारित प्रश्न थे, हमने दोनों का यहाँ पर हल देखा। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शंट क्या है। शंट क्या है, शंट का सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शंट की परिभाषा लिख दी है। धारामापी को सुरक्षित रखने के लिए यदि हम धारामापी के कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये धारामापी है G, इसका कुंडली, धारामापी को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट। शंट क्या होता है, शंट कम प्रतिरोध का तार है और धारामापी के कुंडली के साथ उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तभी उस कम प्रतिरोध के तार को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। शंट के जोड़ने से धारामापी सुरक्षित रहता है। किन चीजों से सुरक्षित रहता है, हमने पढ़ा है धारामापी अत्यंत सुग्राही यंत्र है और सुग्राही यंत्र होने के कारण यदि धारामापी में अधिक धारा प्रवाहित हो रही है तो धारामापी की कुंडली जल जाती है और जलकर नष्ट हो जाती है, या उसका जो संकेतक है वो अवरोध पिन से टकराकर टूट जाता है। तो इन दो हानियों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी के कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसे शंट कहते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, माना धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G व शंट का प्रतिरोध कैपिटल S है। धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G व शंट का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल S है। यहाँ पर दिखा दिए हैं G और S। इनमें प्रवाहित धारा भी दिखा देते हैं। इनमें प्रवाहित धारा धारामापी में प्रवाहित धारा IG और शंट में प्रवाहित धारा क्या है, IS है। यदि मुख्य धारा I है, मुख्य धारा भी यहाँ पर दिखाए हैं, मुख्य धारा क्या है, I, ये I है। I धारा जो है दो भाग में बढ़ जाता है। पहला भाग IG जो धारामापी में जाता है, फिर उसका जो शेष भाग है वो किस में जाता है, शंट में। तो यहाँ पर मुख्य धारा जो है I दो भाग में बढ़ता है, तो IG प्लस क्या होगा, IS। चाहे तो इसको कुल धारा के रूप में लिखेंगे तो भी उतना होगा, या किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं G के सिरों के मध्य विभवांतर। धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर हम लोगों को पता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। तो यहाँ पर इसका विभवांतर VG मान लेता हूँ, किसका, धारामापी का। इसमें प्रवाहित धारा IG है और इसका प्रतिरोध G है। इसी क्रम में शंट के सिरों के मध्य विभवांतर, इसको मैं मान लेता हूँ IS और इसमें प्रवाहित धारा IS है, इंटू क्या है, प्रतिरोध उसका S है। अब यहाँ पर धारामापी और शंट कौन से क्रम में जुड़े हैं, धारामापी व शंट समांतर क्रम में जुड़ा है। और हम लोगों को पता है कि यदि समांतर क्रम में जुड़ा है तो विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर और शंट के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा,
बराबर। बराबर क्यों होगा? समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण। वी जी का मान है आई जी इंटू जी और वी एस का मान है आई एस इंटू एस। आई एस और आई जी को एक साइड में लिख रहे हैं और जी और एस को दूसरे साइड में, तो ये आ जाएगा आई एस बटे आई जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी अपान एस। तो ये मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ध्यान देना है यहां पर, यहां धारामापी और संड में जो प्रवाहित धारा है उसके प्रतिरोध के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर लिखना पड़ेगा धारामापी व संड में प्रवाहित धारा, संड में प्रवाहित धारा उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर जो 2 प्राप्त हुआ है इसमें दोनों पक्ष में 1 जोड़ते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष बोलने से LHS और RHS दोनों पक्ष में 1 जोड़ते हैं। तो LHS जो पक्ष है कितना है? IS अपान IG है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया। यहाँ पर G अपान S है, इसमें भी हमने क्या किया? 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा IS प्लस IG अपान IG और इधर आ जाएगा G प्लस S अपान S। समीकरण 1 अभी हमने पढ़ा है, क्या है समीकरण 1 में? समीकरण 1 में I बराबर क्या है? IG प्लस IG प्लस IS। तो यहाँ पर IG प्लस S के जगह पे क्या रखेंगे? इसके जगह पे रख देंगे I, तो ये आ जाएगा I अपान IG इज इक्वल टू G प्लस S अपान S। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 3। अब यदि यहां पर एक कंडीशन रखते हैं, यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना चाहे, मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करें। एक कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, धारामापी में प्रवाहित धारा क्या हो? मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित हो। तो धारामापी में प्रवाहित धारा मुख्य धारा का क्या हो? nवां भाग। Ig इज इक्वल टू I बाई n। यदि इसका मान हम, ध्यान देना, समीकरण 3 में रख देते हैं, किसका मान? Ig का मान समीकरण 3 में इसमें रखेंगे तो I अपान IG के जगह क्या लिख रहे हैं? I अपान n रख दिए। फिर राइट साइड में है G प्लस S अपान S। यहाँ I कैंसल होगा, n ऊपर जाएगा, G प्लस S अपान S, n इंटू S इज इक्वल टू G प्लस S और यहाँ से n S माइनस S, इस S को इधर ले आए, इज इक्वल टू G। यहाँ से हम S कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू G, S इज इक्वल टू G अपान n माइनस 1। तो यहाँ पर संड का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का क्या होना चाहिए? n माइनस 1वां भाग होना चाहिए। संड का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n माइनस 1वां भाग होना चाहिए। यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना चाहे तो संड का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? धारामापी के प्रतिरोध का n माइनस 1वां भाग होना चाहिए। यही संड का सिद्धांत है। यदि हम ये दोनों पेज फिर से मैं देख लेते हैं,
यदि हम इतना दोनों पेज को लिखते हैं, इस पेज और ये आगे वाला पेज को, तो पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अब